नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन आज। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे नामांकन। निर्विरोध निर्वाचन तय। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सेना का तलाशी अभियान दूसरे दिन जारी। जैश के 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। करोड़ भगदड़ मामले में एक्टर विजय दूसरी बार सीबीआई के समक्ष हुए पेश। हादसे में 41 लोगों की हुई थी मौत। पिछली बार सीबीआई ने 6 घंटे की थी पूछताछ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज से भारत के दौरे पर। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा संभव। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों के बीच जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में 21 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने हादसे पर जताया दुख। तो आपको बता दें कि गाजा में शांति के लिए वैश्विक प्रयास और ज्यादा तेज हो गए हैं और इस बीच दुनिया में शांति के लिए भारत की भूमिका पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। जी हां, रविवार को व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भारत को न्योता दिया है। इस बोर्ड को ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत गाजा में स्थिरता और समृद्धि लाने के प्रयासों की देखरेख का काम सौंपा गया है। इस बोर्ड को अरब जगत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी समर्थन हासिल है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप के पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से अपने बोर्ड ऑफ पीस पहल में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। गौर ने इसे मध्य पूर्व में शांति को मजबूत करने के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और शानदार प्रयास बताया है। हालांकि इस अनुरोध पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे ये अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत इस पहल में शामिल होगा या नहीं। तो प्रभु दयाल पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी न्यूज में आपका। जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है शांति की, वो हमेशा बात भी करते रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है और उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की बात करते रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बार फिर से भारत की तरफ देख रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप का जो ये न्योता है वो इसी को इंगित करता है। जी, अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का न्योता है ये ऐसे वक्त आया है जब भारत और अमेरिका के बीच में कुछ तनाव जरूर चल रहे हैं, जैसे ट्रेड को लेके, इमिग्रेशन को लेके। फिर भी क्योंकि ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया इस बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनने का, ये दर्शाता है कि भारत एक ऐसी ग्लोबल शक्ति है जो अपने में महत्व रखती है और स्ट्रेटेजिक टाइज बनाती है इजराइल के साथ, जबकि साथ साथ पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिश करती है और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पैलेस्टाइन को देती है। तो मेरे विचार में ये भारत को जो निमंत्रण आया है, ये दर्शाता है कि भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनाने से जो बोर्ड की एक क्रेडिबिलिटी है वो अपने आप में बढ़ जाएगी और ट्रंप साहब ने इसी लिए हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया। देखिए, अभी हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं गया, भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं गया है, लेकिन बात यह है कि इस पे विचार करना बहुत जरूरी होगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसका क्या रोल होगा।
कुछ लोग तो ऑलरेडी इसके सदस्य बन गए हैं, जैसे उन्होंने बनाया है अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को, जैरेड कुशनर जो खुद ट्रंप साहब के सन इन लॉ हैं, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा को। ये तो ऑलरेडी सदस्य है। इसके अलावा 60 देशों को निमंत्रण दिए गए हैं, उनमें भारत भी है। और जैसा मैंने कहा, भारत को निमंत्रण दिया गया है वो इस वजह से क्योंकि भारत जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस तरह के बोर्ड ऑफ पीस में प्ले कर सकता है। देखिए, मैं एक दो चीज आपको बताऊंगा कि जो अभी तक भारत को ये रुख रहा है कि उसने पूरी तरह से ये सपोर्ट किया है जो यूएन में अप्रूव हो गया है, ये 20 पॉइंट पीस प्लान। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसको गाजा में भेजना है, उसके बारे में भारत ने ये कहा है कि ये यूएन के जो अध्यक्षता में सुपरवाइज की जाए, मतलब यूएन की एक पीस कीपिंग हो। इस बात पर जरूर बोर्ड ऑफ पीस को विचार करना होगा, क्योंकि ऐसी पीस फोर्स भेजना जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकती है और जो ऐसा ना दर्शाए कि वो किसी के पक्ष में है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो ग्लोबल इमेज है वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेट्समैन की है। उन पे लोग विश्वास करते हैं। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप उन्होंने संभाली हुई है। तो इन सब बातों से ये जो निमंत्रण आया है ट्रंप साहब की तरफ से, ये बहुत महत्वपूर्ण। सर प्रभुदयाल जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से गाजा एक लंबे समय से युद्ध की मार झेल रहा है और तमाम तबाहियां उसने झेली हैं, ऐसे में जिस तरह से यूएस का ये इनिशिएटिव है और तमाम देशों को साथ में अपने ले रहा है, कहीं ना कहीं शांति की एक उम्मीद की जो एक किरण है वो कहीं ना कहीं जलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, शांति बहाल करना गाजा में तो बहुत जरूरी है। वहां कितनी बड़ी क्राइसिस का सामना कर रही दुनिया, ये इतनी बड़ी लड़ाई चली जा रही है और अब हालांकि पीस प्लान के तहत ये सीज फायर हुआ है, लेकिन गाजा में भी नॉर्मल कंडीशंस कहाँ हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे तो ये समझ में आता है कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की बहुत जरूरत है और नॉर्मल कंडीशंस बहाल होने में तो अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन किस तरह से ये अच्छी सिचुएशन वहां बनाई जा सकती है, वहां के जो लोग रहने वाले हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देके उनकी जिंदगी कुछ अच्छी की जा सकती है, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ पीस ही ये काम कर सकता है। और क्योंकि ट्रंप साहब ने इस पर इनिशिएटिव लिया है तो ये बात अच्छी है कि उनकी समझ में हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बोर्ड का सदस्य अगर होते हैं तो वो बहुत जिम्मेदारी के साथ वो रोल प्ले कर सकते हैं। और भारत की तरफ से तो जो भी सहायता दी जाएगी वो इस वजह से क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि पीस जरूरी है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जरूरी है। बिल्कुल, तो हमारे जो ये रोल फ्यूचर में इसमें क्या हम प्ले करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड किया जाएगा कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी इस बोर्ड ऑफ पीस को देखते हैं, क्योंकि इसके कई पहलू हैं। और इसके अलावा हमारे क्या ख्याल है कि किस तरह से इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है बोर्ड ऑफ पीस की, इन सब बातों पे विचार करने के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स जाएगा। लेकिन इस तरह का निमंत्रण आना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस तरह का निमंत्रण आना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये तो भारत तय करेगा कि उसका क्या रुख होगा, लेकिन जहां तक लोगों का विचार है, रुख उसका इस पीस प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, इसका क्या कुछ प्लान है, किस तरह से क्या कुछ खाका तैयार किया जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और हमास कितना झुकेगा? देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसकी जो स्थापना इस वजह से की जा रही है, वो जो ट्रंप के पीस प्लान के तहत, ताकि ये बोर्ड जो है एक तरह से सुपरवाइज कर सके, इंटरनेशनल ओवरसाइट दे सके जो गाजा में रिकंस्ट्रक्शन होना है और किस तरह से वहां पर स्टेबिलिटी स्थापित की जाए। और देखिए, बहुत जरूरी है कि वहां पर एक जो ट्रांजिशनल गवर्नेंस हो वहां की, वो ऐसी हो जो कि लोगों के हित में काम करे। एक टेक्नोक्रेट्स की कमेटी बनाई जानी है, लेकिन वो कमेटी कैसे काम करेगी, उस कमेटी का काम करना इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत जरूरी होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बोर्ड की स्थापना जो अगर की जा रही है तो गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है।
बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होगा। जिन राज्यों में बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे राज्यों से एक एक सेट बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए जाएंगे। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावकों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों की तरफ से उनके लिए प्रस्तावकों के कई सेट दाखिल होंगे। बीजेपी 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचक मंडलों के सदस्यों की सूची जारी कर चुकी है, जिसमें जिन जिन राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 5,700 से अधिक नाम शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का ही नामांकन होना है। नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। पूरी ये जो चुनाव प्रक्रिया है नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होनी है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हम लोग को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। आज नामांकन है और कल हम लोग नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बड़ा दिन होगा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए। अब हम लोग कल से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव का आज नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है और उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बीजेपी संगठन पर चलने वाला पक्ष है और इसमें कोई भी सामान्य कार्यकर्ता उसको संधि मिलती है, जो काम करता है आगे जाता है और उसी के तहत उसी का नतीजा देख रहे हैं। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या गृह मंत्री रहेंगे, सभी कोई कार्यकर्ता थे और उसी के सिलसिले में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हमें बहुत नाज है कि एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता कोई भी जिसका राजनीति कोई परिवार ना हो, उसको संधि मिलती है और आज वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है।
और संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि लगातार जो है अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए सहयोगियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज नामांकन होना है 2 बजे से 4 बजे के बीच में। क्या है नामांकन की प्रक्रिया और कैसे ये चुनाव होता है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जब भी संगठन पर्व का ऐलान होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के नए चुनाव के लिए, तब सबसे पहले राज्यों में नियुक्ति होती है, राज्यों में संगठन के चुनाव होते हैं। और बीजेपी के संगठन के लिहाज से कुल 36 राज्य हैं। ऐसे में बीजेपी का संविधान ये कहता है कि कम से कम आधे से अधिक राज्यों में जब संगठन के चुनाव संपन्न हो जाए, वहाँ पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति हो जाए, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी में बहुत पहले ही आधे से अधिक राज्यों में संगठन का चुनाव संपन्न करा लिया गया था। अब 30 राज्य हैं जहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जा चुके हैं। कुल 5700 से ज़्यादा सदस्य निर्वाचक मंडल के हैं, जिसमें सबसे पहले नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, फिर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम शीर्ष नेता बीजेपी के हैं जो नया अध्यक्ष चुना जाना है उसके निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। अब बात आती है कि जो नामांकन के लिए प्रस्ताव दाखिल होता है, अलग अलग राज्यों से सेट दाखिल होता है। जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, संपन्न हो चुका है संगठन का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित तमाम राज्यों की तरफ से नाम आया है। इसमें जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य वो प्रस्तावक होते हैं। कम से कम 20 प्रस्तावक होना जरूरी है। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बाकी राज्य हो, वहाँ हम देख रहे हैं कि उस राज्यों की तरफ से सेट आया है। आज जब 2 बजे के बाद ये नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, तब हम देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के संगठन के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के, कुछ राष्ट्रीय सचिव हों या सारे महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष या राज्यों के मुख्यमंत्री, उनमें से बहुत सारे नेता यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रह सकते हैं। कुछ नेता जिनके कोई पहले से ही प्रायर कोई कमिटमेंट है या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें उनका रहना जरूरी है, वो भले ही ना आए, लेकिन बाकी नेताओं की मौजूदगी आप यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में देखेंगे। क्योंकि नितिन नवीन का ही नाम सिर्फ दाखिल किया जाना है, तो ऐसे में एक प्रक्रिया पूरा पालन होगा 4 बजे तक। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, पेपर की जांच होगी, उसके लिए 1 घंटे दिए जाते हैं। फिर 6 बजे के बाद एक औपचारिक ऐलान होता है कि किस किस का पत्र जमा हुआ, नामांकन हुआ। तो चूंकि नितिन नवीन का ही नामांकन होना है, तो इस बात की जानकारी 6 बजे के बाद दी जाएगी कि सिर्फ नितिन नवीन का नामांकन अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में हुआ है। और ये उसी नामांकन के 4 बजे के बाद ही साफ हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय ही है, और अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। और तो ऐसे में लोगों का ये भी फोकस है कि किस प्रकार की उनकी टीम होगी, कैसा उनका किस तरह से वो अपना कार्य करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कल जब भव्य ताजपोशी में आप देखेंगे कि बीजेपी का पूरा आला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में मौजूद रहेगा, केंद्रीय मुख्यालय में, और भव्य समारोह में उनकी ताजपोशी होगी। और यहीं से ये संकेत चला जाएगा कि संगठन के लिहाज से सबसे बड़े जो पद है बीजेपी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पर नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई है। इसके बाद सभी को इंतजार होगा कि जब वो संगठन की बैठक बुलाएंगे, जो अगले ही दिन कहा जा रहा है कि 21 जनवरी को तमाम पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और 22 को प्रदेश के संगठन महामंत्रियों के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है। तो अगले दिन से ही आप देखेंगे कि बैठकों का दौर उनका शुरू हो जाएगा। राज्यों के दौरे तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबको जो इंतजार है वो इस बात पर होगा कि इनकी नई टीम में कौन कौन होगा। क्या नई टीम में भी 50 वर्ष से कम युवा बड़ी संख्या में होंगे? वो नाम होंगे जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पहले जिनके एक पूल पर विचार किया गया था, कहा गया था कि 50 वर्ष से कम उम्र के जो नाम है वो राज्यों से उसमें कुछ नाम चिन्हित किए गए थे, और अंतिम तौर पर 4 नाम राष्ट्रीय नेतृत्व को आए और उसमें से नितिन नवीन का चुनाव किया गया। तो उनमें से बहुत सारे नेता हम देखेंगे
कि वो नितिन नवीन की टीम में होंगे, तो अपेक्षाकृत युवा टीम होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अनुभव का भी मिश्रण होगा, ये भी संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की लीडरशिप में, संगठन की लीडरशिप में जेनरेशनल बदलाव की जो पटकथा है वो आज लिखी जाएगी जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, और कल जब ताजपोशी होगी। बिल्कुल, और नितिन नवीन का जो कार्यकाल होगा, बीजेपी अब नई लीडरशिप की तरफ देख रही है। बिल्कुल नई लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। नितिन नवीन के कार्यकाल की बात करें, 3 साल का कार्यकाल होगा, क्या कुछ राजनीतिक चुनौतियां उनके सामने रहेंगी, क्या कुछ उनके सामने जिम्मेदारियां रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय में और भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है? देखिए, हम जानते हैं कि उनके अध्यक्ष बनते ही आप देखें मार्च या फिर अप्रैल में, इन 2 महीनों में 2 अहम राज्यों में चुनाव है, असम और पश्चिम बंगाल, और इसको लेकर बीजेपी की रणनीति बन चुकी है। चुनाव प्रभारी ऐलान किए जा चुके हैं, दौरे बड़े नेताओं के हो रहे हैं। आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे, आगे भी हम देखेंगे गृहमंत्री अमित शाह जल्दी दौरे पर जाएंगे, तो वो एक पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन इन 2 राज्यों में क्या प्रदर्शन होगा, ये एक तरह से एक तरह कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाते में शुरुआती जो अचीवमेंट आना है, जो एक तकनीकी तौर पर गिना जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही 2 राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ कैसा प्रदर्शन है। असम में बीजेपी अपनी सत्ता फिर से वापसी पाने के लिए, बरकरार रखने के लिए चुनाव मैदान में होगी, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले को ढहाने के लिए चुनाव मैदान में बीजेपी है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आप देखें तो अगले साल, हालांकि उससे पहले तमिलनाडु है जहां एनडीए विस्तार की अपनी पूरी कोशिश में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, और फिर उत्तर प्रदेश से 2027 में, तो राज्य दर राज्य चुनाव है। लेकिन चुनावी सफलता, ये आप जानते हैं कि बीजेपी का 24 के बाद एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और इसको लेकर एक रणनीति बहुत पहले से बनती है, जिसको अमली जामा पहनाते हैं जमीनी स्तर पर जो प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, या फिर संगठन के लोग होते हैं, या फिर बाकी नेता। जो सबसे बड़ी अभी चुनौती होगी वो टीम चुनने की ही होगी, कि टीम में कैसे युवाओं को जगह दी जाती है और कैसे अनुभव को साथ लेकर चला जाता है। बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, और आज नामांकन है। प्रक्रिया पर आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। फिलहाल धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। जी राम जी कानून पर प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर एआई के जरिए झूठ फैला रही है और देश को भ्रमित कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है, इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित जी राम जी कानून से 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। तो हमारे साथ अनुज यादव, हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं इसी पर और ज्यादा बात करने के लिए। अनुज, बड़ी बात कही है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। तो एक बड़ा जो है, इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल, एक अच्छी खबर।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बार बार इस बात को कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल लगातार भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये नया कानून है और पहले से ज्यादा, मनरेगा से ज्यादा इसको मजबूत बनाया गया है, उससे ज्यादा रोजगार के दिन हैं वो इसमें बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम पिछले कई महीनों की बात करें तो कांग्रेस इस नए कानून को लेकर देश भर के अंदर, अपने अपने राज्यों के अंदर इस कानून के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि ये मनरेगा को कमजोर करने वाला कानून है। लेकिन इसी बात को लेकर बार बार केंद्र सरकार, मोदी सरकार और खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं कि ये कानून को और पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है। जो गांधी जी का विचार था, ग्रामीण विकास की बात जो करते थे, उसी के रास्ते पर आगे चलते हुए इसको और ज्यादा मजबूत किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले तो 100 दिन की गारंटी थी और 100 दिन में भी लोगों को सिर्फ गड्ढे भरने का काम दिया जाता था, वो भी पूरी तरीके से नहीं मिलता था। अभी तो 125 दिन इसमें पहले से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने तो इस मनरेगा योजना को सिर्फ कागजों पर चलाया था। ये बात शिवराज सिंह चौहान ने आज कही। उन्होंने कहा कि गड्ढे भरने से आगे ये योजना कभी बढ़ ही नहीं पाई थी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो बेरोजगारी भत्ता इस योजना के अंदर क्यों नहीं जोड़ा गया था। अब जो है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, अगर 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलेगा श्रमिकों को तो बेरोजगारी भत्ते की गारंटी दी जाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। और एक बात उन्होंने और कहा कि कांग्रेस इस बात को लेकर भ्रम फैला रही है पूरे देश के अंदर कि 10 करोड़ जो संपत्तियां हैं वो कांग्रेस ने बनाई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठीक है, मनरेगा योजना के तहत 10 करोड़ संपत्तियां तो बनाई यूपीए सरकार ने, लेकिन उसमें से 8.5 करोड़ तो मोदी सरकार में बनी है। उन्होंने तो सिर्फ 2-2.5 करोड़ जो लाख संपत्तियां हैं वो ही बनाई थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि 9 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने मनरेगा के अंदर भी जो खर्च किया है पिछले वर्षों में, वो 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, जबकि कांग्रेस ने और या उनकी यूपीए सरकार ने तो सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो कुल मिलाकर इस बात को आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की जनता के सामने रखा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली है। और उन्होंने अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर इस बात को कहा कि राहुल गांधी और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो एआई के माध्यम से फर्जी लोगों को खड़ा करके जो है वो भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में श्रमिक लोग परेशान हैं तो वो सही लोगों को सामने क्यों नहीं लाते। भ्रम की स्थिति ये है, जबकि 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, फिर भी ये कहा जा रहा है कि राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो कभी ये कहा जा रहा है कि फसल होगी तो उस दौरान रोजगार नहीं मिलेगा, कभी पंचायतों की बात कही जा रही है वो कमजोर हो जाएंगी, इस तरह की स्थिति, जबकि फैक्ट्स कुछ और हैं लेकिन भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। ऐसे में विकसित भारत जी राम जी किस तरह से लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सहयोगी हो सकता है, उनके विकास में सहायक हो सकता है, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस सहित, उन्होंने एक आरोप लगाया और उस आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोप ये है कि इसमें पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं, पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन इस बात को साफ तौर पर, उस बात का खंडन करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि नए कानून से, विकसित भारत जी राम जी कानून से पंचायतें पहले से ज्यादा मजबूत होंगी। अब ये दिल्ली से बात नहीं थोपी जाएगी कि उनके ग्रामीण इलाकों के अंदर क्या इस नई योजना के अंदर काम होगा। ये योजनाएं जो है पंचायतें बनाएंगी, ग्राम पंचायतें बनाएंगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप खुद इस बात का विश्लेषण कीजिए कि ग्राम पंचायतें कमजोर होंगी या मजबूत होंगी, क्योंकि अब उस इलाके के अंदर क्या काम होगा, उस इलाके के श्रमिक क्या काम करेंगे, वो वहां की पंचायतें तय करेंगी। ये एक सबसे बड़ी बात उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कही। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि कम से कम अगर कांग्रेस इस बात को कह रही है कि इस कानून पहले से ज्यादा मनरेगा को कमजोर करेगा, ग्राम पंचायतों के अधिकार छीनेगा, तो कम से कम वो एआई का फिर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वो सही लोगों को सामने लेकर क्यों नहीं आते। जो इस योजना से श्रमिक जो हैं, जो इस योजना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या इसकी खामियां गिना रहे हैं, तो उनको लेकर सामने आए। खाली एआई से फर्जी वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया में एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस और उनके साथी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कई बड़ी बातें
केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आए, ये भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया और एआई के जरिए झूठ फैला रही है, देश को भ्रमित करने का लगातार प्रयास कर रही है और विकसित भारत जी राम जी जो कानून है इससे 100 के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मजदूरों को मिलेगी, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं और ज्यादा सहायक होगी और ज्यादा सुधार लेकर आएगी। जी अनुज। हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो यही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार इस नए कानून को लेकर आई है, इस कानून से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो पलायन अभी तक रुकता था, पलायन करने के लिए लोग जो हैं दूसरे राज्यों में जाते थे, गांवों को छोड़ना पड़ता था, अब उन्हीं के गांव में लोगों को काम मिलेगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात देखिए, पहले क्या होता था, किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे उनके इलाकों के अंदर। क्यों? क्योंकि मजदूर चले जाते थे दूसरे राज्यों के अंदर मजदूरी करने के लिए। लेकिन अब इस नई योजना से क्या होगा कि 125 दिन तो सरकार काम देगी और बाकी जो दिन होंगे उसमें 60 दिन का एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें फसलों की कटाई और बुआई का समय होता है, जब किसानों को मजदूरों की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें स्थानीय तौर पर उन्हीं के गांव में, गांव के आसपास ही उनको रोजगार मिलेगा। तो इस योजना को इस तरीके से पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है कि इसमें काम के दिन भी पहले से ज्यादा बढ़ें और पलायन की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो समस्या भी रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ज्यादा काम मिलेगा, महिलाएं ज्यादा मजबूत होंगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राम पंचायतें योजना बनाएंगी उसमें पक्के निर्माण होंगे, संपत्तियां बनेगी। इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मान लीजिए कि किसी को खेत से लेके गांव तक सड़क बनानी है तो वो सड़क बनेगी, ग्राम पंचायत उसका फैसला करेगी और उसमें मजदूरों की जो है उसमें सहभागिता होगी, उनको काम मिलेगा। आप मान लीजिए उस इलाके के अंदर, हम जानते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत आजकल गांव के अंदर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जा रही हैं। अगर उसका टंकी का निर्माण होगा तो वहीं पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो एक पक्के निर्माण होंगे, गांवों की संपत्तियां बनेंगी। और जो 40 और 60 के रेशियो की जो बात विपक्षी दल उठा रहे हैं कि इसमें राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है, उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि 40% पैसा जो राज्यों को खर्च करना होगा वो राज्यों का निवेश होगा। एक सबसे बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस योजना के अंदर जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों ये भी तय की गई हैं। अब सिर्फ केंद्र सरकार पे आरोप नहीं लगाया जा सकेगा कि मनरेगा योजना के अंदर केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, या विकसित भारत जी राम जी योजना जो नया कानून बनेगा, नई योजना आई है, इसमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, क्योंकि अब जिम्मेदारी राज्यों की भी है। और जब राज्यों की जिम्मेदारी भी होगी तो निश्चित तौर पर जो पैसा जो लाभार्थियों के पास जाना चाहिए वो पैसा वहीं जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और हम जानते हैं कि मनरेगा के अंदर बड़ी बड़ी मीडिया की सुर्खियों में ये बात आती थी कि मनरेगा के अंदर जो विधायक के पीए हैं, सरपंच के जो लोग हैं, वो लोग उसमें शामिल हो जाते थे और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले आते थे। जो सही में मजदूर है, जो श्रमिक है, उसका योजना में नाम नहीं होता था। तो इस तरह की जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, इस नए योजना के अंदर, नए कानून के अंदर पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा करेंगी मजदूरों की, ताकि उसका पैसा उसी के पास जाए। दूसरा है डिजिटल भुगतान होगा, जो श्रमिक इस योजना का लाभार्थी होगा कहीं ना कहीं देखिए पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और साथ ही साथ सीधे मजदूर को उसका पैसा मिलेगा। बिचौलिया व्यवस्था पर कहीं ना कहीं आघात होगा और कहीं ना कहीं मजदूर के हितों को और भी ध्यान में रखते हुए ये विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे माने जा रहे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने आज तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया, जिसे रात में रोक दिया गया था। चतरू क्षेत्र के मंदराल सिंहपुरा के पास सोनार गांव में कल अभियान शुरू किया गया और इस दौरान वहां पर छिपे आतंकवादियों के हमले में 8 सैनिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में पेड़ होने और ढलानों वाले दुर्गम इलाके में दृश्यता और आवागमन सीमित होने के कारण देर रात अभियान को रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीम ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ इलाके में तलाशी अभियान संचालित कर रही हैं और साथ साथ कड़ी सुरक्षा घेराबंदी किए हुए हैं ताकि आतंकवादी भाग नहीं सकें। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकवादी इलाके में छिपे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह होते ही अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आतंकवादियों का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। और करूर भगदड़ मामले में सीबीआई टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय से पूछताछ कर रही है। अभिनेता विजय पूछताछ के लिए नई दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में हैं। इससे पहले 12 जनवरी को भी सीबीआई ने 6 घंटे तक पूछताछ की थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के करूर में सितंबर 2025 में हुए भगदड़ के मामले में सीबीआई ने विजय को दोबारा पूछताछ के लिए समन किया था। दरअसल करूर में भगदड़ की घटना तब हुई थी जब विजय के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। सीबीआई की जांच में ये सवाल उठ रहे हैं कि कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ प्रबंधन में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। अब सीबीआई की जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि ये भगदड़ किसी व्यक्ति या संगठन की लापरवाही का परिणाम थी या फिर ये एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 130 देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि और 64 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इसके लिए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस सम्मेलन में एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में भारत की ओर से 100 से अधिक सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू पहुंच गए हैं। साथ साथ सम्मेलन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। सम्मेलन में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना राज्यों की सरकारों का पवेलियन भी मौजूद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की और इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से अधिक परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए लंबित परियोजनाओं को नई गति मिली है। प्रगति समीक्षा बैठक से सोलन परवाणु 4 लेन परियोजना में आ रही रुकावटों को न केवल दूर किया गया बल्कि राज्य को बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान की गई, जो कि आज आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को भी गति देने में अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। करीब 70 लाख की आबादी वाला पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सड़क यातायात पर पूरी तरह निर्भर है।
लंबे समय तक यहाँ 4 लेन सड़कों की कल्पना भी मुश्किल मानी जाती थी। लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद 2011 में पहली बार प्रदेश में आधुनिक 4 लेन सड़कों को मंजूरी मिली। शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला परवाणु सोलन 4 लेन हाईवे को विकसित करने का फैसला हुआ। 39 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन का निर्माण 1635 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। परियोजना जितनी महत्वाकांक्षी थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, भूमि सीमांकन और मुआवजा वितरण जैसी कई जटिल समस्याएं सामने आईं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के 9 हाई वोल्टेज टावरों का स्थानांतरण, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मलबा डंपिंग के लिए वन भूमि के डायवर्जन की मंजूरी, मुकदमेबाजी, उत्तराधिकार विवाद और लंबित म्यूटेशन जैसी अड़चनें भी परियोजना में देरी का कारण बनी। इन तमाम बाधाओं को दूर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला प्रगति मंच निर्णायक साबित हुआ। 27 जून 2018 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक में पहली बार सोलन परवाणु 4 लेन परियोजना में आ रही रुकावटों को गंभीरता से उठाया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रगति मंच के माध्यम से राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया गया और फिर वर्षों से अटकी समस्याएं एक एक कर सुलझती चली गई। रेबॉन एक यहाँ पे जगह आती है जहाँ पे लैंड एक्विजिशन की वजह से काफ़ी दिक्कतें रहीं। जब उसको प्रगति में बैठक में डाला गया तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरीट से डायरेक्शन आया और उसके बाद इसको फास्टेस्ट मोड पे करा के हमको लैंड मिला और हम उसको बाईपास को रेबॉन वाले को जल्दी से जल्दी कर पाए। यहाँ से हमारा 4 लेन का प्रोजेक्ट जो परवाणु सोलन है, इसका ये आखिरी हिस्सा है। यहाँ भी काम होने में काफ़ी तकलीफ NHAI को झेलनी पड़ी, जिसको कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल का फोरम है प्रगति में इसको रेज किया गया और प्रगति में जब रेज किया तो इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सॉल्यूशन आया। आखिरकार 20 दिसंबर 2023 को परवाणु सोलन 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसे औपचारिक रूप से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया। आज यह कॉरिडोर परवाणु सोलन और शिमला के बीच कनेक्टिविटी सुधारने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने, यात्रा समय घटाने और प्रदेश में आर्थिक व पर्यटन गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह परियोजना इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा के जरिए जटिल और संवेदनशील क्षेत्रों में भी अवसंरचना परियोजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में चीनी उत्पादन के मोर्चे पर इस बार रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है। 2025-26 सीजन में 15 जनवरी तक देश का कुल चीनी उत्पादन 22% बढ़कर 159 लाख टन के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही चीनी मिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश का चीनी सेक्टर 2025-26 सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के मुताबिक भारत के शुगर सेक्टर को पर्याप्त गन्ने की उपलब्धता, बेहतर फील्ड स्तरीय उत्पादकता और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सुचारू संचालन का समर्थन मिला है। इस्मा के अनुसार 15 जनवरी 2026 तक देश में चीनी उत्पादन बढ़कर 159.09 लाख टन हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 22% ज्यादा है। इस सीजन में न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है बल्कि चीनी मिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। फिलहाल देश में 519 चीनी मिलें क्रशिंग कर रही हैं, जबकि पिछले साल इसी समय में यह आंकड़ा 500 मिलों का था। राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र इस सीजन में सबसे आगे रहा है। राज्य में चीनी उत्पादन बढ़कर 64.5 लाख टन पहुंच गया। वहीं देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश भी मजबूत स्थिति में है। राज्य ने अब तक 46.05 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है। कर्नाटक में भी क्रशिंग की रफ्तार तेज रही है।
राज्य में चीनी उत्पादन करीब 13% बढ़ा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड यानी NFCSF के मुताबिक 15 जनवरी तक 519 मिलों ने 9.01% रिकवरी रेट के साथ करीब 1763 लाख टन गन्ने की पेराई की है। रिकवरी रेट का मतलब है गन्ने से बनने वाली असल चीनी। इस सीजन में अब तक देश में कुल चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का हिस्सा लगभग 89% है। इसी बीच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के बाद अब बिहार सरकार ने गन्ने की कीमत 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। कुल मिलाकर 2025-26 सीजन में देश का चीनी उत्पादन न सिर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, बल्कि बेहतर रिकवरी, बढ़ती पेराई और किसानों के लिए बढ़ी गन्ना कीमतों ने इस सेक्टर को और मजबूती दी है। शमीम अख्तर, DD न्यूज। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में देश के पहले अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जबकि इसकी अध्यक्षता कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की। प्रदर्शनी में ललित इलाहाबाद सफेद, श्वेता सिस ललित सहित अमरूद की उन्नत किस्मों ने अतिथियों को आकर्षित किया। महोत्सव में अमरूद से बने जूस, चिप्स, कैंडी, फ्रूट बार, जेली, बर्फी, लड्डू, शरबत, पल्प, आरटीएस, चटनी, अचार, पाउडर और डिहाइड्रेट अमरूद जैसे उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके निर्माण की तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देश भर के किसान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस मेले में शामिल हो रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि सवाई माधोपुर में 11,000 हेक्टेयर में अमरूद हो रहा है। अमरूद से अकेले सवाई माधोपुर को 700 करोड़ का कारोबार होता है। अमरूद फेस्टिवल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसानों की आय बढ़ेगी तभी भारत सशक्त बनेगा और आने वाले समय में सवाई माधोपुर का अमरूद वैश्विक पहचान बनेगा। 67,000 क्विंटल से ज़्यादा यहाँ पर अमरूदों का उत्पादन भी होता है। इसके वैल्यू एडिशन के लिए इसके एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। भजन लाल जी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसान की आमदनी को दुगना करें। अमरूदों का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभ है। उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी होता है और अन्य कई लाभ आपके अमरूदों का लाभ है। और माघ मेले के दौरान प्रयागराज के संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम और अन्य स्नान घाटों पर पहुंचे हैं। इस दिन के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। साथ ही साथ भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपात सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने की धमकी के बाद यूरोपीय देशों ने एकजुटता दिखाते हुए एक कड़ा रुख अपनाया है। 8 यूरोपीय देश एक साथ आए हैं और उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही साथ ट्रंप की टैरिफ धमकियों की निंदा की है। सीरिया की सरकार ने कुर्द नेतृत्व वाली SDF यानी कि सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ तत्काल राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम की घोषणा की है, जिसके बाद सरकार ने लगभग पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया है। इस समझौते से लगभग 2 सप्ताह से चल रहे संघर्ष का अंत हो गया। दक्षिण स्पेन में भीषण रेल हादसा हुआ। यहां 2 हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा एडम्यूज के पास हुआ, जो कि कार्डोबा के पास है। इस हादसे में कम से कम 21 लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके गहरे दुख की रात बताया।
और चिली के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भड़की जंगल की भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। आग की चपेट में आकर अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,000 से अधिक लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने दक्षिणी चिली के बायोबियो और नोबल क्षेत्रों में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। पाकिस्तान के कराची स्थित एमए जिन्ना रोड पर बने पुराने शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा में लगी भीषण आग के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार कल देर रात बचाव दल को 4 और शव मिले, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इस हादसे में करीब 58 से 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुर्तगाल में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के नतीजे ने पूरे यूरोप को चौंका दिया है। 98% वोटों की गिनती के बाद सोशलिस्ट पार्टी के एंटोनियो जोस सेगुरो 30.6% मतों के साथ सबसे आगे रहे, लेकिन असली चर्चा धुर दक्षिणपंथी नेता आंद्रे बेंचुरा की है, जिन्होंने 24.2% वोट हासिल कर दूसरा स्थान कब्जा लिया है। महज 7 साल पहले बनी उनकी चेगा पार्टी की ये सफलता पारंपरिक राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अगले महीने होने वाले दूसरे दौर के मतदान में उनका सामना एक मध्य वामपंथी प्रतिद्वंदी से होगा, जो आधिकारिक नतीजों के अनुसार यूरोप की बढ़ती धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए एक और राजनीतिक सफलता ला सकता है। और मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में गिरोहों की हिंसा के चलते राजधानी और आसपास के इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जेलों में कैदियों के विद्रोह और उनके नियंत्रण के बाद राजधानी समेत कई इलाकों में पुलिस पर हुए हमलों में 7 पुलिस अधिकारियों की जान चली गई है, जिससे पूरे देश में दहशत का माहौल है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और पूरे देश में स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सैन्य गश्त भी तेज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं खेलों की। जी हां, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को 6-3, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। अब अल्कराज की नजरें 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन पर टिकी हुई हैं। यदि वो खिताब जीतते हैं तो वो 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। सबालेंका ने फ्रांस की वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी तियानसोआ राकोतोमांगा को 6-4, 6-1 से हरा दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।